नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, पिछले दो वीडियो हम ब्रह्मांड और सौरमंडल की कवर कर चुके हैं और सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल की परिभाषा व सूर्य से जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में बने हैं और आने वाले एग्जामों में बन सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने कवर किया था। ठीक है, ब्रह्मांड की भी हमने कुछ जो तथ्य थे उनको हमने कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और उनको देख लीजिए। आज का जो वीडियो है वो हम ग्रह जो कि 8 हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं बनने वाले एग्जाम में, वो उन सभी को कवर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, हमारा सौरमंडल का जो प्रधान है वो है सूर्य, जो कि पिछली वीडियो में हमने बताया था किस तरीके से हमारा सौरमंडल काम कर रहा है। तो इस तरीके से काम कर रहा है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ये केंद्र में क्या है? सूर्य है। केंद्र में, सॉरी, सूर्य है। ठीक है, और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये बुध है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर उसके बाद में है मंगल। फिर यहाँ पर क्षुद्र पट्टी आ जाएगी, फिर उसके बाद में चालू हो जाएंगे बृहस्पति ग्रह। ठीक है, शनि शनि हो जाएगा स्टार्ट, फिर उसके बाद में अरुण, फिर यहाँ पर वरुण होगा और फिर लास्ट में होगा बृहस्पति। ठीक है, तो यदि मैं कहूं कि सूर्य से इनकी दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूरी के हिसाब से सूर्य, ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह होगा बुध, उसके नजदीक यानी कि बुध के नजदीक होगा आपका शुक्र, शुक्र के नजदीक होगी पृथ्वी, और पृथ्वी के नजदीक होगा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। ठीक है, इसके बाद में ये क्षुद्र पट्टी आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में आपका शनि, सैटर्न जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, शनि, फिर अरुण, अरुण, फिर इसके बाद में वरुण। ठीक है, फिर उसके बाद में पूरा चक्कर जो कि बाहरी साइड में, सबसे बाहरी साइड में होगा, वो होगा बृहस्पति ग्रह। ठीक है, सूर्य इसके केंद्र बिंदु है यानी कि प्रधान है। समस्त सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य। ठीक है, सूर्य व इसके ग्रह व इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह और जो खगोलीय पिंड हैं यानी कि ये वाले, इनमें धूमकेतु, पछल तारे दोनों हैं। ठीक है, वो मिलाकर पूरे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, इनमें दो प्रकार के ग्रह आते हैं, दो प्रकार के ग्रह आते हैं। एक तो पार्थिव, एक तो पार्थिव या फिर बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक, ये दिखता नहीं होगा। ठीक, और दूसरा, दूसरा है गैसीय या फिर बाहरी, या फिर इनको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के ग्रह हैं जिसमें जो सूर्य के नजदीक में है, सूर्य तथा उस जो खगोलीय पिंड या फिर बोलते हैं कि जो सौर पट्टी है, सौर ग्रह पट्टी, क्योंकि जिसमें पुच्छल तारे वगैरह तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से उस पट्टी के बीच में और सूर्य के बीच में ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर एक है बुध, नंबर दो है शुक्र, नंबर तीन है पृथ्वी और मंगल। ठीक है, यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टी और सूर्य के बीच में जो ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और इसीलिए आंतरिक ग्रह बोलते हैं क्योंकि इस पट्टी और सूर्य के बीच में है। ठीक है, इनको पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के समान है ये। ठीक, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है।
दूसरा गैसीय बाहरी या फिर बृहस्पति ग्रह, जो कि बाहरी है, सूर्य से काफी दूर है और क्षुद्र ग्रह पट्टी और बृहस्पति ग्रह के आसपास में है, यानी कि क्षुद्र ग्रह से बाहर है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम बाहरी ग्रह। ठीक ठीक, और ये बृहस्पति ग्रह के समान है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, और ये गैसीय अवस्था में है, इसीलिए इनको बोला जाता है गैसीय ग्रह। इनको ठोस ग्रह भी बोलते हैं, ठोसीय ग्रह। ठीक है, यानी कि ये ठोस अवस्था में, यानी कि चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो रही बात कि इनको आंतरिक ग्रह, गैसीय ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इनको क्यों बोला जाता है, बाहरी ग्रह क्यों बोला जाता है। तो इनका अंतर मैंने बता दिया कि पार्थिव ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी के समान है। दूसरा, आंतरिक ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सूर्य और जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है उसके बीच में पड़ते हैं, और ये ठोस अवस्था में, इसीलिए इनको ठोस ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, और उनको जो कि बाहर है क्षुद्र पट्टी से, उनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, इसमें अगर मैं आकार की बात करूं तो देखिए किस तरीके से, जैसे मैंने दूरी के हिसाब से लिखा था, यहाँ पर सन था। ठीक, उसके जस्ट बगल में था हमारा बुध। ठीक, उसके बगल में था शुक्र। ठीक, उसके बगल में थी पृथ्वी, और उसके बगल में मंगल। ठीक, उसके बगल में शनि, उसके बगल में अरुण, और उसके बगल में था वरुण, और था लास्ट में बृहस्पति। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से बढ़ रहे थे, यानी कि आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इसकी दूरी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा इसकी दूरी होगी, उससे ज्यादा इसकी दूरी होगी, उससे ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा होगी बृहस्पति ग्रह की। ठीक है, इतनी बात आ जाती है दूरी के हिसाब से। अगर मैं बात करूं आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से यदि बात मैं करूं तो ये जो बुध है, इसको यहीं रोक लो। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, इसको किस तरीके से हम समझते हुए लिखेंगे। बुध को आप यहीं टोटल कुछ ऐसे ही लिख लो, बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक, मंगल, सॉरी मंगल को यहां नहीं लिखना है, मंगल को आप आगे ले आइए। ठीक, मंगल को यहां पर आप यहां लिख लीजिए। ठीक है, हमारा मंगल यहां से उठ के यहां आ गया, और बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद में यहाँ जो शनि है, शनि को उठा के आप वरुण वरुण को ले आइए, शनि की जगह आप वरुण को ले आइए। ठीक है, और अरुण को ऐसा ही। ठीक, और बृहस्पति को ऐसे ही, शनि किसकी जगह पहुंच जाएगा, वरुण की जगह पर बृहस्पति, ऐसा ही। ठीक, यहाँ पर केवल कितना बदलाव हुआ, दूरी के हिसाब से कौन थे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण और बृहस्पति। ठीक है, आकार के हिसाब से आपको रटना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसके हिसाब से आपने अगर ये बात याद रख ली तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कौन कौन से ग्रह थे हमारे, बुध सेम था, शुक्र की जगह पे मंगल आ गया था, और शुक्र उधर चला गया। ठीक है, इसके बाद में वरुण और शनि ने एक दूसरे की जगह चेंज की, और बाकी सब ऐसे के ऐसा ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये आकार के आधार पे थे और ये दूरी के आधार पे थे। ठीक, तो हमने दो आधार भी कंप्लीट कर लिए। आगे चलते हैं, आगे अब इनको एक एक करके देखेंगे, और इस वीडियो में केवल हम चार को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बुध हो गए, शुक्र होंगे, पृथ्वी होगी और मंगल होगा। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट के चार हैं, यानी कि गैसीय या फिर बाहरी या फिर बृहस्पति ग्रह, उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीटली पढ़ेंगे, और चंद्रमा को हम अलग से वीडियो चंद्रमा के लिए बनाएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले है हमारा बुध। बुध, अब इसके बारे में सबसे ज्यादा फैक्ट पूछा जाता है कि सब ग्रहों में सबसे ज्यादा तापांतर किस ग्रह का है। आपका आंसर आएगा बुध। ठीक है, नंबर एक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक, इसको वाणिज्य वाणिज्य का ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, तो वाणिज्य का ग्रह भी
बोला जाता है। ठीक, ये सबसे नजदीक और नजदीक होने के कारण ये सौरमंडल का सबसे तेजी से चक्कर लगा लेता है ये सूर्य के। ठीक है, तेजी से चक्कर लगा लेता है सूर्य का। ठीक है, लगा लेता है। इसकी एक खास बात है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कक्षीय गति। कक्षीय गति, ठीक है, यानी कि सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, इसे इसको बोलते हैं कक्षीय गति, यानी कि सर्वाधिक इसकी कक्षीय गति है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और चौथा पॉइंट है इसमें तापांतर। तापांतर सर्वाधिक रहता है सभी ग्रहों में ज्यादा। ठीक, यानी कि इसकी रात जो होती है वो अधिक बर्फीली होती है। बर्फीली रातें होती हैं और दिन बहुत गर्म। ठीक है, इतना गर्म कि ये आपको 400 प्लस टेम्परेचर देता है, और ये 173 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो ये प्लस में ऊपर चला जाता है सेंटीग्रेड में। ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, दिन इतना गर्म रहता है, इसीलिए तापांतर, जो ताप का अंतर है वो सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो बुध के बारे में इतनी ही बातें हैं। और जब सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले ये दिखाई देने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बात आती है शुक्र की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन शुक्र से पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य की देवी और सुंदरता की देवी, सौंदर्य का देवता, इस तरीके से इनको संज्ञाएं दी गई हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह है। ठीक है, और दूसरा है ये पृथ्वी का भग्नी ग्रह है, यानी जिसको बहन बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है लगभग। ठीक, उसके बाद में इसको सांझ का तारा बोलते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा। सांझ का तारा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पश्चिम में अस्त होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, और भोर का तारा इसीलिए बोलते हैं इसको, पूरब में ये उदय होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको सांझ का तारा बोलते हैं, इसीलिए इसको भोर का तारा बोलते हैं। और पृथ्वी का भग्नी ग्रह बोलते हैं इसको, तो सौंदर्य की देवी बोलते हैं, सौंदर्य की देवी बोलते हैं। ठीक है, सुंदरता की देवी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि शुक्र को इतने सारे आपको पॉइंट्स देखने हैं कि, और दूसरी एक बात और याद रखनी है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के नजदीक है। ठीक है, कौन? शुक्र। और हालांकि मंगल भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो दोनों लगा देंगे, और शुक्र दिया हो तो शुक्र लगा देंगे, और मंगल दिया हो तो मंगल लगा देंगे। ठीक है, तो इस इतने सारे जो शुक्र से हैं वो इतने पॉइंट बनते हैं, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाती है बात पृथ्वी की। यह एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, और हम जो है वो पृथ्वी पर ही जी रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है,
और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोला जाऊं तो ये 66.5 डिग्री का एक वृत्त बनाती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसको नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 75% भाग पर जल का आधिपत्य है। ठीक है, आधिपत्य का मतलब है कि 75% पर, यानी कि 1/3 भाग पर, सॉरी 3/4 भाग पर जो है वो पानी या फिर जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए नीला ग्रह इसको बोला जाता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, पर जीवन संभव है, और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी फीमेल है तो वो झुकी हुई बोलेंगे। ठीक है, झुकी हुई है, यानी आप अगर कहें तो ये 66.5 डिग्री का 66.5 डिग्री का वृत्त बनाती हुई चलती है। ठीक है, ये अपने जो अक्ष है वहां से वृत्त जो है बनाती है वो 66.5 डिग्री का, और अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई होने के कारण इसमें जो मौसम में गर्मी और ठंड जो होती है, यानी कि मौसम परिवर्तन मौसम परिवर्तन यानी कि ठंड या फिर गर्मी, ठीक है, किस कारण होती है? इसके अक्षीय झुकाव के कारण। ठीक है, झुकाव के कारण क्या होती है? मौसम का परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे, अगर अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन आगे संभावना है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बनने की, कि जो मौसम या फिर ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है? तो पृथ्वी के जो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है उसके कारण ये मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका जो विषुवतीय व्यास है, विषुवतीय व्यास है वो 12,756 12,756 756। उसके बाद में शायद या करोड़ है या फिर अरब है। एक मिनट, ये ना तो करोड़ है ना ही, मैं ध्यान नहीं रहा था, किलोमीटर है। गलत चीज लिखवाने से अच्छा है उसको एक बार देख लिया जाए। ठीक है, और इसका ध्रुवीय व्यास है वो है 12,713.6 मीटर। ठीक है, यदि इसके औसत व्यास की बात की जाए, औसत व्यास वो 12,742 किलोमीटर है। ऐसा किसने बोला था? एरेटा स्थलीज ने। एरेटा स्थलीज ने। ठीक है, एरेटा स्थलीज ने सबसे पहले जो औसत व्यास की गणना की थी। इसके अलावा उसके अलावा इसमें जो जल है वो 3/4 या फिर बोल सकते हैं 70% है। ठीक है, इसका उपग्रह है चंद्रमा जो कि इसकी परिक्रमा कर रहा है, और इस पर जीवन है, इसका अपना वायुमंडल है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, और इसका जो वर्णन
यह सूर्य, ये तो पहले अपने धुरी पर घूम रही है, ठीक है, धुरी पर घूम रही है, ठीक है, या फिर घूर्णन कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक, जिसके कारण दिन रात होते हैं, ठीक है। ऐसा ये कोपरनिकस साहब ने बोला था। कॉपर कोपरनिकस, कोपरनिकस साहब ने क्या बोला था कि यह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगा रही है। पहले तो अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है, जिसके कारण दिन रात हो रहे हैं। उसके बाद में ये सूर्य है उसका चक्कर लगा रही है अपनी धुरी पर घूमती हुई, ठीक है। इस तरीके से ये चक्कर सूर्य के लगा रही है, ठीक है। उसको बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण, ठीक, परिक्रमण, ठीक। उसका जो एक चक्कर है सूर्य का कंप्लीट जब कर लेती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, या फिर एक सौर्य काल, सौर्य काल, या फिर सौर्य वर्ष, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है उसको तो बोलते हैं घूर्णन या फिर घूर्णन काल, ठीक है, जिसके कारण से दिन रात होते हैं। और ये एक चक्कर जो अपनी धुरी पर घूमती हुई इस तरीके से घूमते हुए ये अपना जो अक्ष पर चक्कर लगाती है वो लगाती है, यहाँ पे लिख देता हूं, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। अगर दिखाई नहीं देता हूं तो नीचे लिख देता हूं, अगले पेज पे लिख। जो इसका घूर्णन काल है, घूर्णन काल है बराबर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। इतना इसका घूर्णन काल है जिसके कारण से दिन रात हो रहे हैं, ठीक है। और परिक्रमण काल, परिक्रमण काल इसको बोलते हैं सौर वर्ष। सौर वर्ष का मतलब है कि एक साल में सूर्य का चक्कर लगाना, ठीक है। वो कितना है 365 दिन, 365 दिन के बाद में जो 6 घंटे है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब जब सौर वर्ष में 365 दिन 6 घंटा है, अब ये 365 की तो एक साल हो जाती है, यानी कि सौर वर्ष हो गया, वर्ष का मतलब 365 दिन, ठीक है। तो 6 घंटे हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसके कारण हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद, ठीक है, हर 4 साल में नहीं लिख रहा हूं, हर 4 साल बाद, ठीक है, जब फरवरी आती है, फरवरी आती है तो उसको 28 की जगह पे 29 कर दिया जाता है, 29 दिन की, ठीक है। इस तरीके से इसको इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक। जो एक्स्ट्रा समय है उसको हर 4 साल बाद में जो एक दिन है, एक दिन को यानी कि 4 चौक 24, ठीक है। तो एक दिन का मतलब है 24 घंटा, तो 24 घंटे का एक दिन बना लिया उन्होंने और एक दिन को इसमें ऐड कर दिया, यानी कि जो फरवरी है वो 28 की ना होके वो 29 की हो जाती है और वही वर्ष बोली जाती है लीप वर्ष, ठीक है। क्या बोला जाता है लीप वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे जो 4 ग्रह थे, सॉरी अभी तक हम उस पे चले हैं पृथ्वी पे, अब चलेंगे मंगल पे। तो पृथ्वी के जो पॉइंट्स थे उनको हमने कवर किया, उसका किस तरीके से ये झुकी हुई है, कितने डिग्री पर और कितने डिग्री का व्रत बनाती है, और इसका घूर्णन काल कितना है, परिक्रमण काल कितना है, घूर्णन काल किसे कहते हैं, यानी कि अपनी धुरी पर
चक्कर लगा रही है उसको हम घूर्णन काल बोलते हैं, और एक चक्कर बराबर इतना देगा देगा, ठीक है। और इसका परिक्रमण काल या सौर वर्ष इतना, हर 4 वर्ष बाद में एक लीप वर्ष को बना के उसके जो परिक्रमण काल है उसको कर लिया जाता है कंप्लीटली, ठीक है। जितने भी इसका जो सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा वो है साइरस, ठीक है, ध्यान रखेंगे साइरस। और इसका उपग्रह चंद्रमा है, ठीक। अब आ जाते हैं मंगल पे, मंगल, ठीक है, मंगल, वीनस, मंगल को मार्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए मंगल की अगर बात करी जाए तो मंगल लगभग लगभग पृथ्वी के समान है, और यहाँ पर संभावना है कि जो कि पृथ्वी के समान जीवन की संभावना यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल बनता है कि पृथ्वी के समान है ये, पृथ्वी के समान है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक है, नज़दीक है, और क्षुद्र पट्टी के भी नज़दीक है। यानी कि अगर आंतरिक ग्रह से बोला जाए तो आंतरिक ग्रह में, आंतरिक ग्रह में आखिरी का ग्रह है, आखिरी का ग्रह है, ठीक है। यानी कैसा ग्रह है, आंतरिक ग्रहों में आखिरी ग्रह है, यानी कि चौथा ग्रह है, ठीक है। ये सबसे पृथ्वी का समान है और पृथ्वी के नज़दीक है, ठीक है। इसको जीवन संभव है, इस पर जीवन संभव है, ऐसा माना जाता है कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना हो सकती है, और दुनिया की सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी है वो मंगल पर ही है, ठीक है। कोई ओलंपियाड करके, इस तरीके से मंगल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मंगल से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम गहराई में इस बार नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो में जो गैसीय ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह है, उसके बारे में हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और यदि वीडियो में आपको लगती है कि हाँ जानकारी कुछ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमको ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो ग्रेड पाठशाला है वो आपको अच्छा कुछ करने के लिए प्रयासरत रहेगी, उनका मनोबल अप रहेगा। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हमको लगेगा कि इसलिए पढ़ा है, किस लिए फ्री में मेहनत करें, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसमें इतना ही, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।